नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम इंडस्ट्री संगठनों की वित्त मंत्री के साथ बैठक हो रही है। इंडस्ट्री लीडर्स ग्रोथ की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए अपनी उम्मीदें वित्त मंत्री तक पहुंचा रहे हैं। रियल्टी सेक्टर जो बीते कुछ वर्षों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, 2025 में और बड़े लक्ष्य की उम्मीद लगाए है। हालांकि इस लक्ष्य को अचीव करने में बजट से काफी कुछ सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही कई चुनौतियां हैं जिस पर रियल्टी सेक्टर बरसों से सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। यानी इस बार का बजट रियल एस्टेट के लिए काफी अहम होने वाला है, खासकर मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट की हालिया स्थिति को देखते हुए। तो आज हमारे साथ दो दिग्गज डेवलपर्स हैं जिनसे बजट की उम्मीदों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, और अभिषेक कपूर, ग्रुप सीईओ पूर्वांकरा ग्रुप। तो अभिषेक जी और प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। प्रदीप जी, आपसे ही शुभारंभ करते हैं। अगर हम पिछले कुछ बजट में देखें तो एक्सपेक्टेशन लगभग एक जैसी ही है। टैक्स रिबेट की मांग हो रही है, होम लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी बढ़ाने की मांग हो रही है, इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग हो रही है, जीएसटी पर आईटीसी की बहाली की मांग हो रही है। कई मांगे हैं जो पिछले कई बजट से हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। तो इस बार भी ये मांगे रिपीट हो रही हैं या फिर कुछ अलग एक्सपेक्टेशन बन रही है? दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल इस नए वर्ष के साथ जो उम्मीदें शुरू हुई हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हर बार हम उम्मीद करते हैं बजट से कि इस बार बजट के अंदर कुछ रियल एस्टेट के लिए ऐसा जरूर होगा वित्त मंत्री जी के पिटारे में, जिससे एक आम इंसान को उसका घर मिल सकेगा और उसको कहीं ना कहीं आज इस जब एक महंगाई का दौर है, ईएमआई का बोझ बढ़ा हुआ है, उसके वक्त अगर कुछ ऐसी चीजें आए जिससे एक आम इंसान के घर का सपना पूरा हो सके, तो बजट उसके अंदर एक बहुत बड़ा माध्यम है। मुझे लगता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमेशा ही अ, वित्त मंत्री जी से कोई ना कोई उम्मीद लगाकर बैठी होती है, और मुझे लगता है इस बार शायद वित्त मंत्री जी जरूर हमारी बात को सुने, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जो इस देश की ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। आप ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगर पार्ट भी है तो उसका नाम रियल एस्टेट है। अभी तक अगर जीडीपी की भी बात करें तो उसका जो परसेंटेज शेयर है वो 7 से 8% है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है, आने वाले वक्त में ये पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ेगा। वित्त मंत्री जी से वैसे तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको शायद अब दोबारा से वित्त मंत्री जी को सोचना चाहिए, जिसके अंदर जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, उससे इंडस्ट्री स्टेटस का जो दर्जा है, अब वो मुझे लगता है देना चाहिए। वो काफी टाइम से एक डिमांड रही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, जिससे जो मिलने वाली जो फंड है वो एक काफी यानी रिजनेबल रेट के ऊपर डेवलपर्स को मिल सके। और मुझे लगता है एक और चीज है जो मैं अक्सर आपके प्लेटफॉर्म पर हर बजट से पहले कहता रहा हूं, कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उनको एनकरेज करने के लिए या उनके घर का रास्ता सुगम बनाने के लिए जरूरी है फर्स्ट टाइम होम बायर को कुछ रिलैक्सेशन देने की, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट टाइम होम बायर को अगर जो स्टैम्प ड्यूटी है उससे रिलैक्स किया जा सके, या जो जीएसटी उसके ऊपर लगता है उससे रिलैक्स किया जा सके, तो कहीं ना कहीं जो एक आम इंसान है उसके घर का सपना पूरा हो सकेगा। एक तीसरी और छोटी सी डिमांड है, लेकिन मुझे लगता है इस बार जरूर वो पूरी होगी। जो होम लोन के अंदर मिलने वाली जो सब्सिडी है, जो होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर, वो 2 लाख रुपए काफी टाइम से है। वो इस बार अगर वो 5 लाख रुपए होती है तो एक जो सैलरी क्लास है उसके लिए ये काफी बड़ी राहत की बात होगी। और आपके माध्यम से अगर वित्त मंत्री जी इसको सुन रही हैं तो मुझे लगता है वो जरूर उस कॉमन मैन की और उस मिडिल क्लास फैमिली की उस पीड़ा को जरूर समझेंगी, और जरूर कुछ ना कुछ ऐसा पिटारे में लाएंगी बजट में, जिससे हम सबके चेहरों पर और उस एक मिडिल क्लास फैमिली के चेहरे पर हंसी आएगी। अभिषेक जी, आपके पास आएंगे। बजट में रियल्टी सेक्टर के लिए इंडस्ट्री स्टेटस की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। जब रियल्टी सेक्टर जीडीपी में 7.5% का योगदान देता है, 18% से अधिक जॉब क्रिएशन करता है, क्रेडाई के मुताबिक रियल्टी सेक्टर के सहारे 250 से ज्यादा इंडस्ट्री चलती है, फिर इंडस्ट्री स्टेटस की मांग इतने सालों से पेंडिंग क्यों है? सरकार क्या दलील देती है इस पर?
जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप देखें दीपक, ये जो इंडस्ट्री स्टेटस है, इसमें आप इंडस्ट्री को एक ऑर्गेनाइज तरीके से परसीव करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। आज जो स्थिति है उसमें एक एक्सेप्टेंस की इशू है कि हाँ, ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है जो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है इकोनॉमी को। गैप वहां पे है, जबकि हम कहते हैं कि हाँ, ये हाउसिंग फॉर ऑल है और सबके लिए रोटी कपड़ा मकान इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही हम इसको बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, एक इंडस्ट्री की तरह से एक्सेप्टेंस किया जाए, वो वहां कहीं कुछ परसेप्शन और एक्सेप्टेंस में गैप है, मुझे ये लगता है। और ये एक कहीं धारणा बनी हुई है पीछे कि ये इन्वेस्टर ड्रिवन होता है, या फिर कहीं बबल ना बन जाए या इकोनॉमिक थ्रेट ना हो जाए क्योंकि इसको आप इंडस्ट्री स्टेटस में ले आएंगे। वो जो एक थ्रेट परसेप्शन है, वो कहीं एक जायज था पुराने एक किसी समय में, क्योंकि काफी लोग ऑपरेट कर रहे थे उस तरीके से। लेकिन आज रेरा के समय जहां कंसोलिडेशन इतना हो चुका है, जहां सब एकदम ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन प्लेयर हैं, काफी प्लेयर्स लिस्टेड हैं, मुझे लगता है आज ये परसेप्शन इंडस्ट्री का चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी भी है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को काफी नजर से देखा गया है और उसको एक डिसिप्लिन में लाया गया है। और आज सभी डेवलपर्स जो आप देखिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, वो सब उसको प्रिंसिपली फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है आज जो इंडस्ट्री परसेप्शन है वो गवर्नमेंट के अंदर चेंज होना चाहिए। वो चेंज होने पे मुझे लगता है कि ये एक रिकग्निशन होगा कि एक ड्राइविंग फोर्स और ड्राइविंग इंडिकेटर हो सकता है, क्योंकि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, वो बहुत ही बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अब प्रदीप जी, अगर हम इंडस्ट्री स्टेटस की बात करें और इस बार बजट ऐलान में रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिल भी जाता है, तो ये ग्रोथ को कितनी रफ्तार से आगे बढ़ाता हुआ दिखेगा? दूसरी बात कि अगर कुछ अच्छे ब्रांड को छोड़ दे तो अब भी इस सेक्टर में पारदर्शिता की कमी है, डेटा अवेलेबिलिटी की समस्या है। क्या ये वजह तो नहीं है कि रियल एस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस नहीं मिल पा रहा है? सो दीपक जी देखिए, इंडस्ट्री स्टेटस मिलना मुझे लगता है इस सेगमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, जैसा अभिषेक जी ने भी कहा। मुझे लगता है कि आज ये करना इसलिए संभव है क्योंकि रेरा जो रेगुलेटर है वो ऑन बोर्ड है। आप ये देखें कि रेरा रिजीम आने के बाद जो नॉन सीरियस प्लेयर हैं वो इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जा चुके हैं। और अगर थोड़े बहुत कुछ अभी और भी ऐसे आपको एलिमेंट दिखाई देते हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज होता है जो कस्टमर का मनी है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। ये जिस तरीके की ऑर्गेनाइज मार्केट बनती जा रही है, आप ये देखें कि 2017 जब से 2016 के बाद, तो 2016-17 के बाद जब भी ये स्टेट्स के अंदर रेरा रिजीम में आया है, अभी देखिए उसके बाद जितने भी फ्लैट्स बिके हैं उसमें से मोस्टली की डिलीवरी उस टाइम के अंदर हुई है जो टाइमलाइन उन्होंने रेरा से के अंदर कस्टमर्स को दी थी। और इससे बड़ी बात, जो एक कॉन्फिडेंस है कस्टमर का, वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से लौटा है कि मेरा जो पैसा है वो सेफ है। क्योंकि जब रेरा अकाउंट के अंदर 70% पैसा डिपॉजिट हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज हो सकता है। तो इससे जो एक कहीं ना कहीं जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है, और दूसरा जो डेवलपर है वो अकाउंटेबल भी हुए हैं और साथ साथ में थोड़ा सा सीरियस भी हुए हैं। तो आज इस इंडस्ट्री को जो स्टेटस की नीड है वो इस वजह से है क्योंकि रेरा जैसी रिजीम आ चुकी है। अब पहले वाला जो स्ट्रक्चर चलता था वो नहीं है, और आने वाले वक्त में ये और बेहतरीन होगा। इससे फायदा क्या होने वाला है कि जो आप देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो रियल एस्टेट डेवलपर्स को वो क्या है, वो है पैसे का जो एक्सेस है वो हायर रेट के ऊपर है। आप जैसे ही इंडस्ट्री स्टेटस में जाते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट पीएसयू हैं उनसे भी आप पैसे बोरो कर सकते हैं, बैंक से पैसा ले सकते हैं, कम रेट के ऊपर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको पैसा मिल सकता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अल्टीमेट एट द एंड कस्टमर को ही बेनिफिट देती हैं। क्योंकि अगर कोई चीज डेवलपर को कम रेट के ऊपर बनती होगी तो वो जरूर कस्टमर को उसका पास ऑन करेगा। तो मैं तो फर्म बिलीवर हूं इस चीज का कि ये इंडस्ट्री स्टेटस मिलने के बाद ये इंडस्ट्री और ज्यादा चेंज हो जाएगी, जैसा रेरा रिजीम में आने के बाद अब चेंज।
अभिषेक जी, डिमांड करीब करीब हर सेगमेंट में है, लेकिन डेवलपर्स का फोकस लग्जरी की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि सरकार हमेशा से सस्ते घरों की हितैषी रही है। अंतरिम बजट ऐलान में भी हमने देखा कि साफ तौर पर सरकार का बजट सस्ते घरों पर ही था। इस बार बजट ऐलान में किधर फोकस दिखेगा? दीपक जी देखें, इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की नीड है, रिक्वायरमेंट है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, देखिए हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है डेवलपर का और जो मार्जिन होता है उसमें मेजरली तीन कॉस्ट होती है। एक होती है लैंड कॉस्ट और उससे रिलेटेड कॉस्ट, जैसे स्टैम्प ड्यूटी आप लैंड पे भरते हैं या उससे जो रिलेटेड कॉस्ट होती है। दूसरी कॉस्ट होती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जिसपे आपका जीएसटी वगैरह आता है। और तीसरी, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, और तीसरी जो कॉस्ट होती है वो गवर्नमेंट अप्रूवल्स की कॉस्ट होती है। ये मेजर तीन बकेट में मैं कॉस्ट को डिवाइड कर रहा हूँ। और फाइनेंस कॉस्ट होती है। अगर ये जो तीन या चार कॉस्ट हैं, ये चारों कॉस्ट स्ट्रक्चर को अगर गवर्नमेंट देखे और उसके अंदर परिवर्तन लाए, जैसे लैंड एक्विजिशन में अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी का वेवर हो सकता है क्या? प्रोवाइडेड। दूसरा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आप जीएसटी इनपुट दे सकते हैं क्या? तीसरा, अगर आप अप्रूवल का कॉस्ट कर रहे हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस पे, आप मिनिमम अप्रूवल कॉस्ट पे क्या आप अप्रूवल दे सकते हैं? अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं तो आप क्या इंटरेस्ट रेट पे रिबेट दे सकते हैं डेवलपर को फंडिंग के लिए? बिकॉज सबसे बड़ी परेशानी जो आज है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, लैंड परचेज के लिए, अगर इक्विटी नहीं है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, अगर डेट है तो उसकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो लैंड रिलेटेड डेट है आज मार्केट में। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ फंड नहीं रिड्यूस करेंगे अफोर्डेबल के लिए, तो कैसे उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर बैठेगा? तो अगर गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाती है जिसमें पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर को देख करके एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिसमें उसको एक अफोर्डेबल तरीके से उसको हम कर सकें, और जिसमें कुछ मार्जिन प्राइवेट सेक्टर के लिए बने, तो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेगा प्राइवेट सेक्टर? एक पॉइंट ये है। दूसरा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है वही में उसमें भी परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग आज जो इनकम लेवल है उसमें काफी परिवर्तन आ गया है। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग की नीड्स है, किसी को भी आज 2 BHK चाहिए। इनफैक्ट अफोर्डेबल में पहले घर में अगर 5 से 6 लोग रह रहे हैं तो उनको 3 BHK भी चाहिए हो सकता है, साइज चाहिए हो सकता है, टिकट वैल्यू अलग हो सकता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग आज की डेट में 1 करोड़ तक का उसका एक बजट होना चाहिए, जो कि अगर वो नहीं आज 45 लाख रुपए पे है या 50 लाख रुपए पे है, अगर वो डेफिनेशन नहीं चेंज की जाएगी साइज की और बजट की, तो वो कहाँ से मिडिल और अफोर्डेबल हाउसिंग को सपोर्ट कर पाएगा? सो मुझे लगता है एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की जरूरत है, जिसको अगर गवर्नमेंट देखे और इंडस्ट्री के साथ काम करे, तो मुझे लगता है कि उस पर काफी काफी बेनिफिट हो सकता है पूरे कंट्री के देशवासियों को। यस प्रदीप जी, जिस तरह से हमने देखा कि शेयर बाजार में लगातार गिरावट दिख रही है, एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, रियल एस्टेट में लग्जरी मार्केट भले ही अच्छा कर रहा है, लेकिन लोअर सेगमेंट में चिंता बनी हुई है। कैसे लोअर सेगमेंट पर फोकस बढ़ेगा? क्या करने की जरूरत है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब लोअर सेगमेंट अच्छा करता है, यानी निचले तबके के लोग, लोअर मिड इनकम के लोग या लोअर इनकम के लोग खर्च करते हैं, तब अपर सेगमेंट में बढ़ोतरी दिखती है। इस बार हम देख रहे हैं कि अपर सेगमेंट में ढेर सारी खरीदारी हो रही है, लेकिन लोअर सेगमेंट ठंडा पड़ा हुआ है। सो दीपक जी, बिल्कुल मैं अभिषेक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो पॉलिसी है, इसको पूरा नेशनल लेवल के ऊपर इस पॉलिसी को बनाने की जरूरत है। उसमें क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंड है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो जो एक एडवाइजरी है वो कम से कम जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जा सकती है। और खास करके जहां पर रूलिंग गवर्नमेंट अगर सेम है, तो वहां तो कम से कम इन पॉलिसीज को लागू करने की हम उम्मीद कर भी सकते हैं। देखिए, मैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिनके अंदर खास करके ऐसे एरिया जहां पर यानी जो शहरों से थोड़े लगे हुए हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, तो ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग जोन बनाने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं एक मिनी टाउन की तरह हो। आज क्या है कि जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो सारा का सारा भार मेट्रो सिटीज के ऊपर या जो बिल्कुल महंगे एरियाज हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं लोड करना शुरू करते हैं, तो वो अनअफोर्डेबल हो जाता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च रही है, तो जो एरिया है खास करके सबब के, उनके अंदर जो एग्रीकल्चर जोन है उनके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग जोन बनाए जाने चाहिए, जिसके अंदर एक एक टाउन
ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर 10-10 हजार के नियर अबाउट जो घर हैं, जिसमें लगभग 40 से 50 हजार लोग रह सकें, और सारी की सारी सुविधाएं उसी के अंदर हो, चाहे स्कूल हो या चाहे हॉस्पिटल हो, जितनी भी सुविधाएं हैं उसी टाउन के अंदर हो, और काम करने की भी जो चीजें हैं, जो ऑफिसेज वगैरह हैं, वो उसके सराउंडिंग बनाने की जरूरत है। दूसरी चीज मुझे लगता है प्रधानमंत्री आवास योजना की जो के ऊपर जो मिलने वाली सब्सिडी है, वो भी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। अभी मुझे लगता है उसको एक बार लगभग 5 सालों के लिए और एक्सटेंड करना चाहिए, जिससे जो ईएमआई का बोझ है वो कम हो सके। और इससे भी बड़ी बात क्या है, आप ये देखिए कि बहुत सारी गवर्नमेंट के पास ऐसी लैंड्स हैं जो अनयूटिलाइज लैंड्स हैं, उनके लिए अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइवेट जो डेवलपर्स हैं उनके साथ मिलकर बनाई जाए, तो एक बहुत बड़ा एरिया अनलॉक हो सकता है। अदरवाइज आप मान के चलिए कि जहां लग्जरी मार्केट में इतनी डिमांड है, ऐसे में कैसे डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करेंगे, अगर ना तो उनको लैंड प्राइस सूट करेगा, या जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका जो प्राइस बढ़ चुका है वो उनको मैच करेगा। एक बात मैं और अभिषेक जी की कंटिन्यू करूंगा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करने वाले जितने भी डेवलपर्स हैं, उनको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। कोई भी चीज है, चाहे वो ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड काम कर रहे हो, या अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड, क्योंकि वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उनको भी ओपन हार्टेड आकर यानी कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। मुझे लगता है इस देश में जो जरूरत है वो जरूर पूरी है। बिल्कुल, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बात करेंगे बजट में डेवलपर्स की ओर से और क्या कुछ उम्मीदें हैं। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस में बजट को लेकर डेवलपर्स की क्या कुछ उम्मीदें हैं, रियल एस्टेट की क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें पिछले कई सालों से लगातार चली आ रही हैं, कितनी पूरी हुई हैं, कितनी अधूरी हैं, इस बार बजट में वो कितनी पूरी होती हुई दिख रही हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा जारी है। हमारे साथ दिग्गज डेवलपर्स बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मांग तो बहुत है, जितना मिले उतना कम है, फिर भी कुछ नई मांगे होती हैं। सीधी तौर पर आपसे समझना चाहेंगे अभिषेक जी कि वित्त मंत्री से वो कौन सी मांगे हैं जो इस बार आप चाहेंगे कि वो पूरी करें ही करें। यानी अगर वित्त मंत्री आपसे विश लिस्ट पूछें तो आप किन चीजों को कहेंगे कि इस बार ये हो ही जाना चाहिए? जी दीपक, अगर विश पूरे करने की बात है, वित्त मंत्री करना चाहें, तो मुझे लगता है एक तो मैं जो प्रदीप जी से बिल्कुल सहमत हूँ, इंडस्ट्री स्टेटस सबसे पहला। दूसरा मैं कहूँगा जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और तीसरा मैं कहूँगा कि एक ये जो मैंने कहा कॉम्प्रिहेंसिव अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, अगर ये 3 स्टेप गवर्नमेंट ले तो मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री और सभी देशवासियों के लिए काफी काफी बड़ी बेनिफिट होगी, क्योंकि सब लोग एक तरीके से एंटर कर पाएंगे और अपना खुद का घर ले पाएंगे, जो कि सबसे बड़ी ड्रीम होती है यहाँ पे। हर किसी भी सिटीजन की, किसी भी देशवासी की सबसे बड़ी ड्रीम ये होती है कि उसका अपना खुद का घर हो। तो मुझे लगता है अगर ये 3 स्टेप होंगे तो इससे सबसे बड़ी एडवांटेज मिलेगी। प्रदीप सर, आप वित्त मंत्री से कौन सी डिमांड करेंगे जिन्हें इस बार बजट में होना ही चाहिए? जाहिर है सभी मांग पूरी नहीं हो सकती, लेकिन सबसे जरूरी आपकी नजर में क्या मांगे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो अभिषेक जी की विश लिस्ट है वही विश लिस्ट मेरी होगी। उसके साथ मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स और ऐड करूंगा जिसके अंदर जो एक कॉमन मैन है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसको उसकी जेब को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। पहली बार जो घर खरीदने वाले लोग हैं, उनको जो लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी है, मुझे लगता है वो 0 की जानी चाहिए, जिससे उनके लिए वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आप ये देखिए, हरियाणा जैसे देश स्टेट के अंदर ये लगभग 7% लगती है। किसी भी घर को जो अगर 45-50 लाख रुपए का घर खरीद रहा है, तो लगभग 3-3.5 लाख रुपए की कॉस्ट उसके लिए बहुत मायना रखती है। एंड दूसरी और एक चीज, जो इस पे लगने वाली जो जीएसटी है, उसको पूरी तरह एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो कॉमन मैन है उसकी पॉकेट के ऊपर हिट करती है। और तीसरा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली सीएलएस वाली स्कीम है, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए, जिससे जो मिलने होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी है, जो 2 से
4% तक होती है। ये 3 चीजें ऐसी हैं, अगर ये वित्त मंत्री जी के पिटारे में से इस बार निकलती हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉमन मैन को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। बिल्कुल, यानी डेवलपर्स के नजरिए से अगर हम देखें तो इस बार भी वित्त मंत्री से ढेर सारी उम्मीदें लगाए बैठा है प्रॉपर्टी सेक्टर। वो तमाम मांगे हैं जिनका इस पूरे शो के दौरान हमने जिक्र किया। कई बड़ी बातें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। भले ही सरकार का फोकस सस्ते घरों पर है, इस बार भी सस्ते घरों के ऐलान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें, जमीन की कॉस्ट की बात करें, मार्जिन की बात करें, ये एक बड़े फैक्टर हैं जो डेवलपर्स के लिए मायने रखते हैं। सस्ते घरों के निर्माण से डेवलपर्स को दूर करने के लिए भी यही फैक्टर्स एक तरह से जिम्मेदार हैं। मंजूरियों के लेकर भी तमाम दिक्कतें हैं जिन पर आए दिन हम देखते हैं कि डेवलपर्स को प्रोजेक्ट डिले होने की समस्या होती है, मंजूरियां देर से मिलती हैं। ये कुछ उम्मीदें हैं डेवलपर्स की ओर से। हालांकि 1 फरवरी को कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं और कितनी अधूरी होती हैं, ये देखने को मिलेगा। फिलहाल प्रदीप जी, अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।